दोस्तों, एक शहर में बड़ी तेजी के साथ एक अफवाह उड़ रही थी कि उस अफवाह को जिसने भी सुना वह चौंक गया और उस अफवाह को सुनने के बाद उस तरफ दौड़ पड़ा जहां के लिए वह बताई जा रही थी। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए अफवाह यह थी कि एक औरत ने एक गधे के बच्चे को जन्म दिया है। दोस्तों, बात चौंकाने वाली थी। अब वह जिसने भी सुना उस बात को, वह उस गधे के बच्चे को, उस औरत को देखने के लिए बेताब था कि आखिर देखा जाए एक औरत एक गधे के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। दोस्तों, उस घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और जब लोगों ने उस नज़ारे को देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। दोस्तों, औरत घर के अंदर लेटी हुई थी और उसके बगल में एक गधे का बच्चा पड़ा हुआ था जो बहुत ही निढाल था और बहुत ही छोटा था, लेकिन आकार उसका सेम एक गधे जैसा था। दोस्तों, लोगों ने अपने कानों पर और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था और उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक इंसानी औरत एक जानवर के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। तरह तरह की बातें उड़ने लगती हैं और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जितने मुंह उतनी बातें होने लगती हैं। कोई कहता है कि इसके ऊपर ये अजाब आया है, कोई कहता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तो कोई कहता है कि इस औरत ने गधे के साथ या घोड़े के साथ यह संभोग किया होगा, संबंध बनाए होंगे, तभी तो इसकी कोख में एक गधे का हमल ठहर गया है, बच्चा ठहर गया है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही जानदार कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है और सुन करके आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा का जो शाही था, वेद था, जो महल में राजा या उसकी रानी या कोई भी बीमार हो जाए तो पहले ज़माने में क्या होता था कि राजाओं के यहाँ जो है हर चीज़ एक ख़ास तरीके की हुआ करती थी। चाहे वह हकीम हो या वैद्य हो, चाहे वह रसोइया हो, चाहे वह काम करने वाला हो, हर आदमी राजा के लिए ख़ास होता था और वह सिर्फ इसी काम पर होता था। तो इसलिए राजा जो शाही वैद्य था वह कई दिन से अपने घर नहीं आया था और राजा हर रोज़ इस बात को नोट करता था। एक दिन उसने वजीर से कहा कि हमारा शाही हकीम नहीं आ रहा है, वजह क्या है, पता करो आखिर क्या बात है। वजीर ने उस शाही वैद्य के पास जब खबर भिजवाई कि राजा ने तुम्हें बुलाया है, कि राजा साहब ने तुम्हें तलब किया है, आखिर वजह क्या है कि तुम दरबार में क्यों नहीं आ रहे हो। एक दिन जब वह राजा के बुलाने पर राजा के पास गया तो उसका चेहरा लटका हुआ था। उसकी शक्ल ऐसी बनी हुई थी जैसे अभी रो देगा। इतना हैरान और परेशान लग रहा था कि राजा भी सोच में पड़ गया कि अच्छा खासा हमारा वैद्य है और इसको अचानक से ऐसी क्या परेशानी आ गई जो ये हमसे भी नहीं बता रहा है। राजा ने कहा कि वैद्य जी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हमसे बताइए। हम अपनी प्रजा की अगर कोई समस्या हल ना कर सकें, हमारी प्रजा में और ख़ास करके हमारा शाही वैद्य अगर किसी परेशानी में हो और वह हमें पता न चले तो फिर हमारे ऊपर लानत है कि हम अपने वर्करों का, अपने ख़ास लोगों का भी ख्याल नहीं रख सकते। दोस्तों, जो वैद्य होता है वह राजा की तरफ नज़रें उठाता है और कहता है कि राजा साहब, इस बात को अपनी आपसे मैं खुद बताने की सोच रहा था, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं बता पा रहा था कि आपको इस बात को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और आप मेरी इस बात का यकीन भी करोगे या नहीं करोगे। और अगर आपने यकीन नहीं किया मेरी बात का तो फिर आप मेरे बारे में क्या क्या सोचोगे, मेरे घर के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में आप क्या क्या सोचोगे। इसलिए यह सोचकर मैं नहीं बता रहा हूँ और अंदर ही अंदर घुट जा रहा हूँ। ना ही तो मुझसे यह बात बर्दाश्त हो रही है और गांव में, शहर में, आसपास में, क्षेत्र में बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। राजा साहब कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में तुम्हारी बदनामी हो रही है और हमें पता नहीं कि वजह क्या है। आखिर आपको यह बात बतानी ही पड़ेगी। आखिर तुम्हारी समस्या का समाधान हम तभी तो करेंगे। वैद्य कुछ सोचता है और फिर कहता है कि राजा साहब, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। यह बात ही ऐसी है कि मेरे हलक से बाहर नहीं आ रही है, मेरी जबान काम नहीं कर रही है। राजा कहता है कि वैद्य जी, इतनी पहेलियां बुझाने की ज़रूरत नहीं है, आप साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तो वैद्य कहता है कि मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है अभी 3 दिन पहले। बीच में ही राजा बोल पड़ता है, कहता है कि यह तो बहुत खुशी की बात है और मुबारक हो तुमको,
कि तुम्हारी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, भगवान उसका नसीब अच्छा करे। वैद्य कहता है कि बात ये नहीं, मेरे घर में बच्चा हुआ है। बात असल में दुख की और परेशानी की यह है कि मेरी पत्नी ने एक गधे के बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में मेरी बहुत ही बड़ी बदनामी हो रही है। जो दाई मेरी पत्नी को बच्चा कराने आई थी, उस दाई ने पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में यह खबर फैला दी, शाही वैद्य के यहाँ उसके घर में उसकी पत्नी ने एक गधे के बच्चे को जन्म दिया है। जो भी सुनता है बस मुंह उठा करके मेरे घर की तरफ चल पड़ता है और उस बच्चे को देखने आ जाता है। अभी वह बच्चा इतना छोटा है और इतना निढाल है कि वह आंखें उठा करके किसी को देख नहीं रहा है। मैं परेशानी में हूँ कि मेरी बीवी ने उस गधे के बच्चे को जन्म दिया है। दूसरी तरफ मैं एक बाप हूँ, वह मेरा खून है, उसकी वजह से मुझे उससे मोहब्बत भी आ रही है। एक बार को तो मैं सोचा कि इस बदनामी को छुपाने के लिए मैं उसको जिंदा ही खत्म कर दूं, उसका गला घोंट दूं, उसको मार दूं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये सोचा कि इस बच्चे को जो भी है, इसको मेरी पत्नी ने जन्म दिया है और यह मेरा ही खून है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे अलावा किसी दूसरे से कभी संबंध कोई नहीं बनाई। ये तो भगवान की मर्जी है और उसने पता नहीं किस जुर्म की मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जिसकी उसने मुझे सजा दी है, और इसी को मैंने अपना नसीब मानकर उसको मारने का इरादा मैंने खत्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे लोग मेरे घर आते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं, मुझे बड़ी हैरानी और परेशानी होती है। बस इसीलिए मैं आपके घर, आपके इस दरबार में कई दिन से हाजिरी देने के लिए नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इतना परेशान चल रहा हूँ। जब राजा अपने तबीब की यानी अपने वैद्य की वह बात सुनता है तो राजा भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ता है और हैरत से कहता है कि ऐसे भला कैसे हो सकता है कि कोई इंसान एक जानवर और वो भी गधे के बच्चे को जन्म दे। मुझे यकीन ही नहीं आता। फिर उसने कहा कि आज शाम को हम तुम्हारे घर जाएंगे और अपनी आंखों से हम उस बच्चे को देखेंगे और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, तभी हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। आखिर शाम होती है और उस शाही वैद्य के साथ वह राजा चला जाता है। घर में जा करके अपनी पत्नी से कहता है उठ करके बैठ जाओ, और वह औरत जो है अपने आप को एक चादर से लपेट लेती है, अपने आप को ढांक लेती है। वह बच्चा उसकी बगल में ही पड़ा हुआ था। राजा जाता है और जब उसकी तरफ हैरत से देखता है तो उसको भी यकीन हो गया था कि वाकई में यह जो बच्चा है एक गधे का बच्चा है। राजा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था और वह वापस हैरानी के आलम में वह अपने महल आ जाता है। अगले दिन जब उस शाही वैद्य को महल में आने के लिए हुक्म देता है, वह अपने वजीर से भी बात करता है इस बारे में। वजीर भी बड़ा परेशान है कि राजा साहब ये कैसे हो सकता है, बात समझ से परे है। बहरहाल राजा को रात भर नींद नहीं आती है। वह ये सोच रहा था कि आखिर भगवान की तरफ से अगर यह कोई पाप की सजा है तो फिर ऐसा होता था पुराने ज़माने में। आज का ज़माना तो बहुत बेहतर है। दोस्तों, पहले ज़माने में अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस भगवान की तरफ से कोई ना कोई अजाब दुनिया के ऊपर आता रहता था। कहीं लोग पत्थर बन जाते थे, कहीं बारिश में पत्थर बरस जाते थे, कभी इसी तरीके से जानवर लोगों के यहाँ इंसान पैदा हो जाया करते थे। वो राजा भी यह सोच रहा था कि अगर मेरी प्रजा और यह दो घरों में किसी ने कोई ऐसा बड़ा पाप कर दिया होगा जिस वजह से भगवान नाराज है, और उसकी वजह से अगर किसी और घर में कोई जानवरों के बच्चे पैदा होने लगे तो फिर मेरे राज्य में तो मैं तो दूसरे राज्यों के राजाओं को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। इसलिए रात भर वह बड़ा परेशान होता है, हैरान होता है। वह सोचता रहता है, करवटें बदलता रहता है। उसकी रानी भी कहती है कि राजा साहब आज आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो। वह अपनी परेशानी उसको बताता है और उसकी रानी भी फिर उससे कहती है कि जब तक ऐसा मुमकिन ही नहीं है, या तो उस औरत ने किसी जानवर के साथ संबंध बनाए होंगे, किसी गधे के साथ, या फिर कोई उसके ऊपर काला जादू, या एक ऐसा आज तक कभी सुना ही नहीं गया कि किसी औरत ने किसी गधे के बच्चे को जन्म दिया है। इसमें कोई ना कोई बड़ा राज जरूर छुपा हुआ है। जैसे तैसे करके सुबह होती है, सुबह दरबार लगता है। राजा जैसे अपनी कुर्सी पर विराजमान होता है और फिर जब शाही वैद्य और हकीम आते हैं तो राजा साहब भरे दरबार में उससे कहते हैं कि वैद्य जी, जो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो पूछने जा रहा हूँ, वह उसूल के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। तुम बुरा नहीं मानना, लेकिन क्या करूँ, ये पूछना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के बारे में, मैं उसके चरित्र के बारे में सबसे पहले तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, और कोई भी बात मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना। अगर छोटी सी छोटी बात तुम्हारी पत्नी के बारे में कहीं तुम्हारे अंदर कोई शक पैदा करती है तो मुझे ज़रूर बता देना, तभी हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। वह शाही वैद्य कहता है कि राजा साहब ऐसी कोई बात नहीं है,
मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। वह मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों ने जो है वह प्रेम विवाह किया था। यानी मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, एक दूसरे की पसंद से हमने एक दूसरे से शादी की थी। हमारी जिंदगी बड़ी ही अच्छी चल रही थी और मैं अपनी पत्नी के बारे में यह यकीन से कह सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ, मेरे अलावा वह किसी के ऊपर भी गलत नज़र नहीं डाल सकती। वह किसी दूसरे के साथ, जानवर की तो बहुत दूर की बात है, किसी आदमी के साथ भी वह संबंध बनाने के या उसकी तरफ गलत नज़र डालने के बारे में भी सोच ही नहीं सकती। मैं अपनी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा विश्वास और भरोसा करता हूँ। दोस्तों, जो है राजा साहब शाही वैद्य की इस बात को सुनकर खामोश हो जाते हैं। फिर उससे राजा साहब कहते हैं कि भाई वैद्य जी, अब तो इस बात का खुलासा हम 1 साल या 1.5 साल के बाद ही कर सकते हैं। अब तो तुम अपनी किस्मत इसको समझो या जैसा भी अच्छा चाहो। हम तुम्हें यह भी नहीं कहेंगे कि उस बच्चे को तुम मार दो, ये भी कानून के खिलाफ है। अब तो तुम उसकी परवरिश करो और फिर अगली बार जब तुम्हारी पत्नी के हमल ठहर जाए, वह गर्भ से हो जाए और जब वह बच्चा जने लगे, उसके बाद ही हम कोई किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। कोई भी सबूत इस तरह के नहीं मिल पा रहे हैं कि उस औरत के बारे में यह पता चल सके कि उसने गधे के साथ कोई संबंध बनाए हों। उस औरत से भी जब पूछा गया तो उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और कहने लगी कि कैसी बातें करते हो, मैं एक औरत हूँ और एक जानवर के साथ मैं संबंध बनाऊंगी, ऐसा काम करूंगी? मैं कभी सोच ही नहीं सकती। मैं अपने पति से, वैद्य जी से बड़ी मोहब्बत और बड़ी प्यार करती हूँ। मैंने तो इनसे मोहब्बत करके, प्यार करके शादी की थी, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचा ही नहीं जा सकता था। इसलिए राजा ने उसको 1.5 साल इंतजार करने का फैसला सुना दिया। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। दोस्तों, अब इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। लगभग फिर महीने 2 महीने के बाद उस शाही तबीब यानी हकीम की बीवी जो है गर्भवती हो जाती है। जब वह गर्भवती हुई, अब शाही इमाम हकीम जो था उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखने लगता है। उसकी दवाइयों का, उसकी डाइट्स का, उसके खाने पीने का, उसके हर चीज का, हर तरह का बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखने लगता है। इसी तरह से अब 7 महीने गुजर जाते हैं। जैसे ही 7 महीने गुजरे तो एक दिन वह शाही वैद्य रोता हुआ, भागता हुआ बादशाह के यानी उस राजा के दरबार में हाजिर होता है। राजा बैठा हुआ था, लोगों के मसलों को सुलझा रहा था, दरबार लगा हुआ था, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा था। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। अब वह शाही तबीब जब रोता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचता है तो राजा भी अपनी कुर्सी से बौखला कर खड़ा हो जाता है और नीचे उतरकर उसको रोकता है, उसकी पीठ थपथपाता है, उसको समझाता है और कहता है कि वैद्य जी, आखिर इतने परेशान क्यों हो? क्या वजह है तुम्हारा? किसी से झगड़ा हुआ है कि किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है? ऐसा क्यों परेशान हो तुम? इतने में वह कहता है कि राजा साहब, बात ही कुछ ऐसी है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। राजा पूछता है कि बताओ, यह पहेलियां मत बुझाओ, सारा दरबार तुम्हारी परेशानी सुनने के लिए बेताब है, अपनी परेशानी को बयान करो, इसको लंबी बात की तरह मत खींचो। वह कहता है कि साहब, मैं सो रहा था कि रात के पिछले पहर लगभग 4:30 बजे के टाइम मुझे एक सपना दिखाई देता है। मैं सपने में क्या देखता हूँ कि मैं एक सड़क पर जा रहा हूँ और सड़क पर जाते हुए कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं उन कुत्तों को भगाने की कोशिश करता हूँ अपने पास आने से। मैं उन कुत्तों को बहुत रोकता हूँ, लेकिन वो कुत्ते लगभग करीब आ जाते हैं, मेरे करीब आते चले जाते हैं। मैं उनको दूर कर रहा था, वो कुत्ते मेरे करीब आ रहे थे। जितना मैं उनको भगा रहा था, वो मेरे ऊपर भौंक रहे थे और वह मुझे काटने की कोशिश कर रहे थे। मैं परेशान था कि आखिर यह कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। उसके बाद वह कुत्ते मेरे ऊपर झपट पड़ते हैं, मेरे ऊपर हमला कर देते हैं और उनके हमले से मैं चीखने चिल्लाने लगता हूँ। वो चारों तरफ से कुत्ते मुझे नोच रहे थे, काट रहे थे, घसीट रहे थे। मैं चीख रहा था और इसी चीखते चीखते मेरी आंख खुल जाती है। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से तरबतर था, अपने आप को पसीने में डूबा हुआ पाया। जब मैंने टाइम देखा तो सुबह के लगभग 4 से 4:30 बज रहे थे और मैं घबरा जाता हूँ। सुबह के सपने अक्सर सच हो जाया करते हैं, लेकिन मैं भागता दौड़ता आपके पास आया हूँ, मेरी समस्या का समाधान करो। राजा बड़ा परेशान और हैरान होता है। वह राजा से कहता है कि इस ख्वाब का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरी बार मेरी बीवी, मेरी पत्नी किसी जानवर को ही जन्म देगी। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, अब समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। राजा उसको तसल्ली देता है
कि यह जरूरी नहीं सपना चाहे सुबह का हो चाहे रात का हो, सपना सपना होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान का, उस ईश्वर का नाम लो, उसके ध्यान में रहो। अपनी पत्नी से भी कहो कि ज्यादा से ज्यादा वाहियात इधर लोगों के बातों में ना रहा करे और सिर्फ भगवान का जाप किया करे। उसके नाम का उच्चारण जितना हो सके उतना किया करे और जो कुछ होगा वह ठीक ही होगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जब अब की बार तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी का टाइम आएगा, मेरे महल से एक खास औरत उस दाई के पास जो तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी कराती है उसके पास रहेगी और वो औरत को इसलिए तुम्हारे घर में भेजूंगा ताकि मैं वहाँ का लाइव मंजर उस औरत से जान सकूं कि डिलीवरी के टाइम क्या क्या हुआ था और क्या पैदा हुआ। मुझे अभी कुछ, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकता। बहरहाल राजा उसको समझा बुझाकर भेज देता है। अब उस दिन के बाद वह शाही वैद्य बड़ा परेशान रहने लगा। हर वक्त वही सोच रहा था कि न जाने क्या होगा। खैर, वह दिन भी आ जाता है कि जब उसकी पत्नी की डिलीवरी का टाइम आता है, वह राजा से कह देता है कि राजा साहब, हो सकता है आज रात दाई कह रही थी कि आज रात मेरी पत्नी की डिलीवरी हो जाएगी। आप अपने यहाँ से जिस औरत को भी भेजना चाहते हो उसको भेज दीजिएगा। राजा अपनी उस हकीम की, उस वैद्य की बात को सुनकर एक औरत उसके साथ में भेज देता है। वो उस दाई से, जो दाई उसके बच्चे की डिलीवरी कराने आती है, उससे कह देती है कि ये औरत तुम्हारे साथ में रहेगी। रात होती है और रात होने के बाद डिलीवरी जब होती है तो वह दाई भागती दौड़ती हाँफती हुई परेशान और वैद्य के पास आती है। उस वैद्य के पास आती है और आकर के कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये तो भगवान की मर्जी है, जो चाहे जैसा कर सकता है, जिसके साथ चाहे वैसा सलूक करे। इस बार तुम्हारी पत्नी ने एक कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। बस यह सुनना था और वह शाही वैद्य जो था वहीं इस बात को सुनकर बेहोश हो जाता है। जब होश में कुछ देर के बाद आए तो अब उसे अपने सपने की याद सताने लगती है और सोचता है कि रात के समय उसने कुछ दिन पहले जो सपना देखा था, जो कुत्ते उसे नोच रहे थे, उससे चिमट रहे थे, उसको घसीट रहे थे और बार बार उसको नोच रहे थे, आज उसकी वही पत्नी ने एक कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया। बस ये सुनना था। अब वह क्या करता, सुबह को राजा के पास पहुंचता है। वह राजा के यहाँ से जो एक औरत, एक दाई जो गई थी रात में डिलीवरी के टाइम, रात को वह वापस आ जाती है और जा करके अपने कमरे में सो जाते हैं। तब तक राजा की मुलाकात उससे नहीं हुई थी। राजा के यहाँ दरबार लग चुका था। अब उसके बाद में जो होता है दोस्तों, वह बड़ा ही चौंकाने वाला और बड़ा ही खौफनाक था। राजा उस हकीम से अच्छी तरह से पूछता है कि बताओ रात में क्या हुआ। वह कहता है कि राजा साहब, मेरी औरत ने एक कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। अब राजा कहता है कि उस दाई को बुलाया जाए जो तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी कराती है। उस दाई को बुलाया गया और राजा कहता है कि जब तुम्हारे पूछने का नंबर आए तो सही सही बताना। उसके बाद में वो राजा उस दाई से कहता है कि हमें रात के बारे में, जो हमने अपने यहाँ से औरत भेजी थी, उसने हमें सारी सच्चाई बता दी है। दाई के चेहरे पर, उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी। वो एक अनजाने खौफ से डर रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद इस काम में उस दाई का कुछ ऐसा मामला हो, कोई बहुत बड़ा हाथ हो। और जैसे कुत्ते का बच्चा और पहले गधे का बच्चा हुआ था जो अब खुलने जा रहा था, राजा ने पूरी स्थिति को अच्छी तरह से भांप लिया था। अब भरे दरबार में आज इस बात का खुलासा होने वाला था। वह अब उस हकीम की बीवी को भी बुला लेता है और बुलाने के बाद उससे भी कहता है कि पहला नंबर तुम्हारा है और सच सच बताओ कि बात क्या है, वरना तुम्हें काल कोठरी में डलवा दिया जाएगा। अगर तुमने बिल्कुल सही सही नहीं बताया तो राजा सारी सिचुएशन समझ गया है, लेकिन वह उसके मुंह से सुनना चाहता था कि यह गधे के बच्चे का राज क्या है। वह बोलना शुरू करती है कि राजा साहब, ये शाही वैद्य जो है तुम्हारा विदेश घूमने गया था और कुछ जड़ी बूटियों की खोज में भी गया था, क्योंकि मेरा बाप जो था वह एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उस दौर का बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों की खोज किया करता था। यह तुम्हारा वैद्य वहाँ रुकता है मेरे बाप के पास। मैं जब इसे देखती हूँ तो इसके ऊपर दिल हार बैठती हूँ कि यह बहुत खूबसूरत था और हम दोनों में प्यार हो जाता है, क्योंकि हम अंग्रेज़ हैं। हम जो है वह अंग्रेज़ हैं, हमारी दुनिया अलग ही होती है। लेकिन मैं इससे प्यार करने लगती थी और फिर अपने बाप की मर्जी से इस तुम्हारे शाही वैद्य से मैं शादी कर लेती हूँ। यहाँ आने के बाद हमारे रहन सहन में और यहाँ के रहन सहन में मुझे बड़ा अजीब सा लगा। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती है, अंग्रेज़ों की और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग थी। इसलिए कुछ दिनों बाद मेरे ऊपर प्यार का भूत चढ़ जाता है, लेकिन इस तुम्हारे हकीम को मैं पता नहीं लगने देती हूँ और मन ही मन कुछ ऐसा प्लान करने लगती हूँ कि मुझसे नफरत करने लगे और फिर ये मुझे छोड़ दे। जब मेरे गर्भ ठहरा और मेरी डिलीवरी का टाइम आया तो मेरे दिमाग में ऐसी खुराफात, ऐसी हरकत ने जन्म लिया था
जिससे मुझे यकीन हो गया था कि अगर मैंने यह काम कर दिया तो फिर यह मुझसे ज़रूर नफरत करने लगेगा और ये मुझे छोड़ देगा। डिलीवरी के टाइम उस दाई को मैंने सेट कर लिया और उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, तुम एक ऐसे गधे के बच्चे का इंतजाम करो जो किसी कम उम्र गधी ने उसको जना हो। यानी पहली बार किसी जानवर को जन्म देती है तो उसका बच्चा छोटा होता है, इसलिए तुम बिल्कुल छोटे बच्चे को, बिल्कुल नवजात को मेरे को लाकर दे देना और मेरे बच्चे को जो है तुम किसी को सौंप देना, किसी को भी जिसकी औलाद ना हो उसको दे देना। वह पूछती है कि मैडम ऐसा क्यों कर रही हो? वह कहती है कि मैं अपने पति से नफरत करती हूँ और यह भी मुझसे नफरत करने लगे कि यह मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे इतनी आसानी के साथ नहीं छोड़ेगा। जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी ने किसी जानवर के बच्चे को जन्म दिया है तो वह मुझे छोड़ देगा। और ऐसा ही होता है। मैंने दाई के जरिए ये अफवाह फैला दी कि मैंने एक जानवर के यानी गधे के बच्चे को जन्म दिया है। बस मेरा यह सोचना उल्टा हुआ, यह तुम्हारा शाही हकीम बस इस बात को सुनने के बाद, यह देखने के बाद जो है मुझसे नफरत नहीं करता और उस गधे के बच्चे को अपनी औलाद समझकर पालने लगता है। और यह अभी तक मुझसे इतना ही प्यार करता था। मैंने जब यह देखा कि मुझसे इतना प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो अब मेरी यह नफरत प्यार में बदल गई है कि इतना जो मैंने इसके साथ किया, गधे के बच्चे की अफवाह उड़ा दी, लेकिन ये कैसा इंसान है कि उस गधे के बच्चे को भी इसने अपना नसीब मान लिया और उससे अपनी औलाद की तरह प्यार करता है और मुझे भी बराबर प्यार कर रहा है। तो यह इंसान नहीं बल्कि एक भगवान का रूप है। इसलिए मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस बार मेरी कोख से कुत्ते के बच्चे ने कैसे जन्म लिया यह मुझे बिल्कुल नहीं पता। यह बात बिल्कुल सच है कि पहली बार मैंने अपने पति को धोखा दिया था। अब दाई का नंबर आता है कि अब तुम सच सच बताओ कि यह मामला क्या है। अब दाई हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहती है कि राजा साहब मुझे कुछ मत करना, कोई सजा मत देना, मैं सच्चाई आपको बताती हूँ। आखिर सच्चाई यह है कि पहली बार में तो इस औरत ने मुझे पैसे दिए थे गधे का बच्चा लाने के लिए, लेकिन इस बार मेरे मन में खुद खोट आ गया था। एक बिना बच्चे वाली जिस औरत के यहाँ बच्चा नहीं पैदा होता था, उसने मुझसे कहा था कि कहीं से भी तुम मुझे एक बच्चे का इंतजाम करा दो। किसी के यहाँ ज्यादा बच्चे हो या कोई अपने बच्चे पालना नहीं चाहता, मुझे एक बच्चा गोद ले दो, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है और 20 साल लगभग मेरी शादी को हो चुके हैं। उसने मुझे पैसों का लालच दिया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी अगर तुम मुझे किसी बच्चे का इंतजाम करा दो। तो बस यही मेरे मन में एक विचार घूमने लगता है कि मैं अगर ये अफवाह उड़ा दूं कि हकीम की बीवी को कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और मैं उसके बराबर में कुत्ते का बच्चा रख दूंगी और उसके बच्चे को ला करके उसे सौंप दूंगी, तो लोगों को यकीन भी हो जाएगा, क्योंकि पहले उसने गधे के बच्चे को जन्म दिया था और इस बार वह कुत्ते के बच्चे को जन्म दी है। और उस बात पर लोगों ने यकीन भी कर लिया था कि बस रात को जब डिलीवरी का टाइम आता था कि बादशाह के महल की वो औरत तो मेरे साथ थी, लेकिन मैंने वहां की किसी बहाने से जो लाइट जल रही थी, जो चिराग जल रहा था, पहले जमाने में क्या होता था कि लालटेन और चिराग ही होते थे, तो चिराग को उसने किसी बहाने से बुझा दिया था और फिर अंधेरे में उसने कुत्ते का बच्चा रख दिया और कुत्ते का बच्चा रखने के बाद उस ओरिजिनल बच्चे को, उस इंसान के बच्चे को वहां से हटाकर उस औरत को दे दिया था। और उस महल की औरत जो लड़की साथ में उस दिन डिलीवरी के टाइम थे, उसने अंधेरे में भाप लिया था कि दाई ने अपनी तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की थी और उसने दाई को यह महसूस नहीं होने दिया था कि उसकी इस हरकत का उसे पता चल गया है। इसलिए चुपचाप महल में वह आ जाती है और अगले दिन वह उस राजा साहब से सारी सच्चाई बता देती है। और उस औरत ने किसी भी कुत्ते के बच्चे को जन्म नहीं दिया था। यह जो भी करतूत थी, यह दाई की करतूत थी। उसने यह बच्चा बदला था और सारी हकीकत सामने आ गई थी कि कुत्ते के बच्चे को जन्म किसने दिया था। तो उस बच्चे को दाई ने ही बदला था और उस गधे के बच्चे को उस हकीम की औरत, तबीब की बीवी ने खुद बदला था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। यह सारी सच्चाई जानने के बाद वो शाही हकीम खुद एक सुकून की सांस लेता है कि शुक्र है कि मुझे भगवान ने किसी जुर्म की सजा नहीं दी है, बल्कि मेरी तरफ से जो मेरा हमल था, जो मैंने अपनी बीवी के साथ संभोग किया था और उससे जो हमल ठहरा था, जो बच्चा ठहरा था, दोनों बार उसने इंसान के बच्चे को ही जन्म दिया था। ये तो सिर्फ मेरी बीवी ने और दाई ने मिल करके मेरे साथ ऐसा खेल खेला था, जिसकी वजह से यह कंफ्यूजन हो गया था और यह सारा मामला हुआ। बहरहाल इतने दिनों तक वो परेशान रहे। राजा ने हुक्म सुनाया कि इस दाई को जो है वह काल कोठरी में डलवा दिया जाए और फिर पहली गलती के लिए पत्नी को भी 5 साल की जेल हो जाती है। लेकिन फिर क्योंकि वह शाही हकीम था, उसके मिन्नत खुशामद करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद, कुछ दिन, महीना 2 महीना जेल में रहने के बाद उसको बाहर रिहा कर दिया जाता है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।